नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रबुद्ध भारत में, जिसमें हम आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान के घटनाक्रम की जानकारी देते हैं। तो अभी हमने आपको पिछले घटनाक्रम में अंतर्राष्ट्रीय समस्या से जुड़े एक अफ़गानिस्तान के घटनाक्रम की जानकारी दी थी, जिसमें हमने आपको अफ़गानिस्तान की भौगोलिक, आर्थिक समस्याओं के बारे में अवगत कराया था और इसका ऐतिहासिक घटनाक्रम भी दिया था कि अफ़गानिस्तान किस तरीके से अस्तित्व में आया। आज हम आपको बताएंगे कि जो घटनाएं वहां घट रही हैं, जिनकी वजह से अफ़गानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटना के साए में छाया हुआ है, उसकी क्या वजह हैं और उसके क्या दिशा निर्देश हो सकते हैं, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो अफ़गानिस्तान के घटनाक्रम से जो चुनौतियां उभर कर आई हैं, वो हम 5 रूपों में उनका मंथन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि दुनिया के जितने भी आतंकी संगठन हैं, क्या अब वो तालिबान का रुख अपनाएंगे। दूसरी बात यह है कि तालिबान का कश्मीर के मुद्दे पर क्या रुख होगा और भारत तालिबान के प्रति क्या रुख अपनाएगा। कौन से गुट और वो देश होंगे जो तालिबान का समर्थन करेंगे। और चौथी बात ये है कि चीन, पाकिस्तान, अमेरिका और मध्य एशियाई देशों का रुख अब अफ़गानिस्तान समस्या के प्रति क्या होगा। पांचवी बात यह है कि इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ क्या हस्तक्षेप कर सकता है और वो अफ़गानिस्तान समस्या का क्या समाधान निकाल सकता है। तो आइए हम सबसे पहले चर्चा करेंगे विश्व आतंकी जो संगठन हैं उनका रवैया क्या होगा। तो जो जितने भी विश्व आतंकी संगठन हैं वो सब तालिबान के रास्ते को एक मिसाल मानने लगे हैं और अलकायदा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो जितने भी इस्लामिक स्थान हैं उनको मुक्त करने के लिए ग्लोबल जिहाद का रास्ता अपनाएगा। तो ऐसी विचारधारा में तालिबान के समर्थक कहते हैं कि जो रास्ता तालिबान अपना रहा है वो राष्ट्रवाद का रास्ता है और तालिबान भी ये कहता है कि वो रास्ता जो अपना रहा है अपने देश की स्वतंत्रता के लिए या अपने राष्ट्र को सशक्त करने के लिए अपना रहा है। लेकिन राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के बारे में जो एक बात प्रोफेसर लास्की ने कही थी वो भी ऐसे समय पर विचार करने योग्य है। तो उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीयता के लिए घातक है। इससे राज्य की शक्ति अनियंत्रित होती है और ये सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय कानून की उपेक्षा करता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून की उपेक्षा से विश्व शांति को खतरा पैदा होता है। तो पहली बात के बाद अब हम दूसरी बात पर विचार करेंगे और इसमें यह कि कश्मीर पर तालिबान का रुख क्या होगा और भारत अफ़गान संबंधों का अब क्या होगा। तो कश्मीर के ऊपर तालिबान ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि जिन इस्लामिक देशों को मुक्त करने के लिए तालिबान ग्लोबल जिहाद का रास्ता अपनाना चाहता है उनमें कश्मीर भी शामिल है, यानी वो कश्मीर की आज़ादी का भी समर्थक है। तो ये एक ऐसी नीति है कि जिस पर भारत पहले से जो नीति अपना रहा वेट एंड वॉच की, उसे काफ़ी लंबे समय तक नहीं देख सकता, क्योंकि इस तरह की नीति अपनाने से बेहतर होगा कि हम कोई ना कोई अपनी सुरक्षा में उचित कदम उठाएं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समर्थक एक बात और भी कहते हैं शांति के मद्देनज़र कि जस्ट वार की जो स्थिति है, यानी
जो भी आपराधिक गतिविधियां हैं किसी भी संगठन या देश की, उनको रोकने के लिए हमेशा युद्ध की स्थिति नहीं अपनाई जा सकती, क्योंकि इससे लोकतंत्र और न्याय स्थापित नहीं हो सकता। लेकिन जस्ट वार की नीति को अगर छोड़ भी दिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि दो बड़े देशों की सैन्य कार्रवाई के बावजूद तालिबान वहाँ पर फिर उभर कर आ गया और दुनिया के लिए चुनौती बन गया। और अब जबकि दुनिया के लिए चुनौती बन ही चुका है तो फिर ये देखना होगा कि हम विश्व में शांति कैसे स्थापित रख सकते हैं। भारत के सामने इस समय दो बड़ी आपराधिक ताकतों या आतंकवादी संगठनों, या अगर आप लोक भाषा में कहना चाहें तो जो दो जहरीले सांप हैं, वो खड़े हुए हैं और विश्व को ISIS और तालिबान, इन दोनों के मध्य संघर्ष का रास्ता कायम रखते हुए या संघर्ष का रास्ता छोड़ते हुए विश्व शांति स्थापित करने की बड़ी चुनौती है। तीसरी बात यह है कि तालिबान के समर्थक जो देश हैं उनमें जैसे कि आपने देखा होगा पीछे चीन ने भी समर्थन किया, पाकिस्तान ने भी किया, ईरान ने भी किया। तो ये सभी देश जो हैं तालिबान की भावना के समर्थक हैं, लेकिन ये इस समय चुप्पी साधे हुए हैं। भारत सहित सुरक्षा परिषद के 15 में से 13 सदस्यों ने तालिबानियों से वार्ता तक की भी पेशकश कर दी। तो देखना है कि सुरक्षा परिषद और आगे क्या रास्ता अपनाती है। मध्य एशियाई देशों की ओर जहाँ तक अमेरिका की बात है तो मध्य एशियाई देश जो हैं वो अभी तक खामोश हैं, उनका कोई रुख स्पष्ट नहीं है। और IMF सहित अमेरिका ने जो आर्थिक सहायता है वो मौजूदा अफगानिस्तान सरकार के विरुद्ध रोक दी है। लेकिन जियो और जीने दो का रास्ता संसार में तभी अपनाया जा सकता है जब सभी देश वसुधैव कुटुंबकम की भावना का सम्मान करें। पांचवी बात जो है वो ये है कि UNO और अफगान समस्या का भविष्य क्या होगा, यानी इसमें UNO की भूमिका क्या होगी। तो 24 अक्टूबर 1945 को जैसा कि आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था और उस समय अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले दो महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनमें एक तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे सर विंस्टन चर्चिल और दूसरे अमेरिका के राष्ट्रपति थे थियोडोर रूजवेल्ट। इन दोनों ने साइन किए और साइन करने के बाद ये संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि विश्व स्तर पर राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित हो सके। इसके लिए अनेकानेक उसके संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन भी बने हुए हैं जो दिन रात इस काम में लगे रहते हैं। आपको पता ही ये राजनीति का विषय है। लेकिन अब निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि विश्व अफगानिस्तान में बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं को तिल तिल कर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। या तो वहाँ पर समावेशी सरकार की स्थापना हो या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ हस्तक्षेप कर शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त करे, ताकि दुनिया के सभी देश कंधे से कंधा मिलाकर मानवता के हित में आगे बढ़ते रहें।
या आगे बढ़ सकें, क्योंकि मौजूदा समय में पूरा विश्व हथियारों के जखीरे पर खड़ा है और यदि हमें इस विनाश को रोकना है तो भारत की जो नीति है वसुधैव कुटुंबकम की, इसका हमें हमेशा सम्मान करना होगा। तो इस तरह हमने आपको अफ़गानिस्तान समस्या का एक संपूर्ण जो परिचय था वो दिया और इसको आप, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे ये विषय निबंधों के लिए या सामान्य ज्ञान के लिखित पेपर्स के लिए भी काफ़ी उपयोगी होंगे, तो आप इनसे लाभ उठाएं और हमें अपने कमेंट्स अवगत कराते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।